हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। बताइए बेटा, क्या आपको मीठी मीठी आवाज आ रही है और वीडियो क्लियर है, हाँ या ना? टेल मी। मीठी मीठी आवाज, हाँ बेटा मीठी मीठी आवाज, बताओ जल्दी से। क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस? फिर हम बढ़ेंगे आगे और आज बेटे स्टार्ट करेंगे अपना एक और बेहतरीन चैप्टर। आज हम अपने पास में एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इन शॉर्ट, हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का फंडामेंटल पार्ट पूरा कवर कर लिया है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं और आज शुरू होगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर। स्टार्ट कर सकते हैं? तो हमारी चेन में, हमारे सीक्वेंस में अब नंबर आ गया है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को लेके। स्टार्ट करें, चलिए भैया। तो हम तो भैया चार्ट बनाएंगे ताकि हमें हर एक चीज याद हो जाए। नोट्स आपको मिल चुके हैं, नोट्स डाउनलोड नहीं किए, नोट डाउनलोड कर लो बेटा। ऑफर एक्सेप्टेंस का पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो लीजिए लीजिए लीजिए, मैं स्टार्ट करता हूं हमारे पास में अपनी कहानी। बट मुझे बात बताओ, अपनी कहानी शुरू करने से पहले कि यार क्या हम लोगों ने, बताना बेटा मुझे। चैप्टर का नाम है, हम पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में। सबसे स्टार्ट करेंगे हम ऑफर। तो शुरुआत हम कर रहे हैं बेटा ऑफर के साथ में। तो जवाब दो, क्या ऑफर की डेफिनेशन हम लोग सीख के आ चुके हैं और क्या हमें इसका सेक्शन याद है? बोलो बोलो बोलो। क्या ऑफर की डेफिनेशन का सेक्शन हमें याद है? हाँ हमें याद है। क्या था सेक्शन? भैया तुझे ऑफर कहूं या प्रपोजल, क्या था? स्टार्ट करो। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए, याद आया? सेक्शन नंबर 2, वेरी गुड साहू, हाँ जी सर, याद है याद है। कौन सा था? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए। ये हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, ठीक है। आइए, तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए डिफाइन करता है भाई किसको? ऑफर को। या आप इसी कहेंगे और नाम कहता, इसे ऑफर कहूं या क्या बोलूं? इसे मैं प्रपोजल भी कह सकता हूं सर। रिमेंबर? तो मुझे बताओ, क्या मुझे दोबारा से वही डेफिनेशन आपको पढ़ाने की रिक्वायरमेंट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑफर का मतलब क्या होता है? रिमेंबर? गुड मॉर्निंग राधिका बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बहुत एग्जैक्टली बेटा। दिव्या, तो क्या बोला बताओ मुझे, टेल मी प्लीज। तो क्या मैं दोबारा पढ़ाऊं डेफिनेशन? नहीं, हमें आती है, सिंपल सी बात। कौन सी डेफिनेशन? लॉ में डेफिनेशन चेंज थोड़ी हो जाएंगी। जो डेफिनेशन आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो वही डेफिनेशन चलने वाली है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि ऑफर को डिफाइन करने की डेफिनेशन क्या थी, फिर भी रिकॉल करता हूं। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए डिफाइन करता है ऑफर या प्रपोजल को। हमने बात की थी भैया, कौन सा सेक्शन था? 2A। अब बात बताओ मुझे, क्या मीनिंग था? when one person signifies to another person his willingness to do or not to do anything। भैया याद है ना? जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस शो करता है। जिन बच्चों को डेफिनेशन नहीं पता, गाइस प्लीज हमारी पहली क्लास और डेफिनेशन के ऊपर थी, वो पढ़ लेना, जाके देख लेना, जहां पे मैंने इस डेफिनेशन को विद प्रॉपर एग्जांपल से समझाया आप लोगों को। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं इसके अपकमिंग पार्ट को लेके। तो क्या बोलते हैं ऐसे केस में जो पर्सन ऐसे करता है उसे क्या बोलेंगे? इज सेट टू मेक एन ऑफर। ये हम पढ़ चुके थे, रिमेंबर? अब मुझे बात बताओ, क्या हम लोगों ने वर्ड सीखा था कि ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है? क्वेश्चन आता है भैया, बताओ। ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है? आंसर यस और नो? सर बताओ ना, एग्जांपल देके बताओ। एग्जांपल दूं? चलो बताना। रिप्लाई मुझे आप लोग करोगे कि जो मैं ऑफर अभी देने वाला हूं वो ऑफर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है? क्योंकि आपके डेफिनेशन में जो वर्ड आते हैं, टू डू समथिंग और टू एब्सटेन। रिमेंबर? एब्सटेन का मतलब होता है मना करना, मना करना। टू डिनाई समथिंग, रिमेंबर? टू डू मतलब कुछ करना। तो करने वाले पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिव ऑफर और मना करने को बोलते हैं बेटा नेगेटिव ऑफर। सो प्लीज टेल मी, एक क्वेश्चन लेता हूं, रिप्लाई करना। सुन भैया सुन, छोटू छोटू सुन रहे तो छोटू, हाँ छोटू, तुम में छोटू। छोटू, तू उस लड़की के साथ शादी मत करना। तू उस लड़की से शादी मत करना। अगर तू शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, यहां पर कौन सा ऑफर है, पॉजिटिव या नेगेटिव? छोटू को बोल रहा हूं, छोटू तू शादी मत करना, है ना? बता मुझे। ओए छोटू, प्यार में ना पड़ियो, बता बेटा शादी मत करियो। वेरी गुड दिव्या, एग्जैक्टली साहू, बहुत बढ़िया बेटा। सर नेगेटिव ऑफर है, नेगेटिव। मिला आंसर? तो कैसे कंफर्म हुआ? जहां पे कुछ मना करने को लेके ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं नेगेटिव ऑफर। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ बेटा बताओ। मैंने बोला, सुनो ध्यान से, कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा। रिमेंबर? रिमेंबर? या आई विल सेल माय कार टू यू फॉर रुपीज 2 लाख। मैं अपनी कार तुम्हें 2 लाख में बेचने वाला हूं। नाउ प्लीज टेल मी कौन सा ऑफर है, पॉजिटिव नेगेटिव? मधु यस एग्जैक्टली बेटा, वेरी गुड। दिव्या बहुत बढ़िया, अब आएगा मजा। वेरी गुड, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, आंसर मिल गया पॉजिटिव का। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता है। एग्जामिनर आपको ऐसी ही स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव। रिमेंबर?
वेरी गुड आनंद बेटा, एग्जैक्टली मधु, एग्जैक्टली बेटा, डन। अब ये पार्ट तो बेटा हम पहले भी सीख चुके हैं, तो आज का जो पार्ट हमारा मेनली है वो चलने वाला क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर के रिगार्डिंग। इन शॉर्ट आई कैन से दिस, द टाइप्स ऑफ ऑफर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन कहूं या बोलूं टाइप्स या काइंड्स ऑफ ऑफर, टाइप्स कहूं या काइंड्स ऑफ ऑफर कहूं। सर चार्ट बनवाएंगे? हाँ बेटा हम तो वही काम करेंगे, चार्ट वाला पार्ट। तो लीजिए गाइस, मेरी डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं हमारे पास बेटा हमारी टाइप के रिगार्डिंग। तो पहले सुन लो फिर समझ लेंगे इस पूरे पार्ट को, पहले सुन लो फिर समझ लेंगे इस पूरे पार्ट को। तो सुनो सुनो सुनो, बात सुनो ध्यान से मेरी, ठीक है? सुनो, हमारे पास में सबसे पहला ऑफर कौन सा होता है? तो ऑफर की कैटेगरीज है बेटा, तो लिखो नोट, चार्ट बनाओ मेरे साथ, चार्ट बनाओ। ऑफर की सबसे पहली कैटेगरी है जनरल ऑफर, और गारंटी मेरी अगर तुमने सुन लिया ना तो उसके बाद जिंदगी में तुम्हें इनके ऊपर कभी डाउट नहीं रहने वाला। लो में तो डाउट छोड़ूंगा ही नहीं किसी भी हाल में मैं। सबसे पहले है जनरल ऑफर, नंबर 2 लिखो, पहला है जनरल, सेकंड लिखो स्पेसिफिक ऑफर। पहले नोट कर लेते फिर समझ लेते हैं। पहला है जनरल, दूसरा है स्पेसिफिक, तीसरा लिखो, थर्ड है बेटा क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर। फोर्थ लिखो काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर। एंड लास्ट लिखो स्टैंडिंग या ओपन ऑफर। ओपन कहो, स्टैंडिंग कहो या कंटिन्यूअस कहो, मतलब सेम ही है। तो ऑफर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया मेरे भाई, ऑफर को 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब होता क्या है, मुद्दा ये है भाई, मीनिंग पढ़ चुके, डेफिनेशन पढ़ चुके, हम क्लासिफिकेशन की बातें कर रहे हैं। तो मैं काइंड्स ऑफ ऑफर की बात कर रहा हूं कि ऑफर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। काइंड्स कहूं, टाइप्स कहूं या कहूं क्लासिफिकेशन, या कहूं क्लासिफाई करो भैया कि कितने टाइप के ऑफर होते हैं। तो वन बाय वन हर एक चीज को समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। रिमेंबर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनने चाहिए वो करने वाले हैं। अब बताओ मुझे, मेरा पहला प्रश्न, शुरुआत होती है हमारे जनरल ऑफर से, शुरुआत होती है हमारे जनरल ऑफर से। कैन यू प्लीज टेल मी जनरल किसका मतलब यहां पर क्या है? अब सुना ध्यान से बात को, लोग लीगल लैंग्वेज फॉलो करनी है। एक बात बताओ, क्या कभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर उठा के देखा अपना? डेली जो न्यूज़पेपर आता है कभी पढ़ा है? हाँ तो क्यों नहीं पढ़ा, पढ़ा हम लोगों ने। तो न्यूज़पेपर जब हम देखते हैं तो काफी बार आपको देखने को मिलता है कि सर एक न्यूज़पेपर में बड़ा सा एग्जांपल पेज के ऊपर बना हुआ है कि बिग बाजार, सुनना क्या बोल रहा हूँ, बिग बाजार इस महीने 1 से 7 तारीख को, बिग बाजार समझते हैं मॉल वाला, हाँ, बिग बाजार इस महीने 1 से 7 तारीख को अपनी सारी ग्रोसरी की सेल के ऊपर 10% ऑफ देने वाला है। टेल मी गाइस, बिग बाजार अपनी पूरी ग्रोसरी की पार्ट के ऊपर 10% ऑफ देने वाला है। अभी रीसेंट एग्जांपल दूं, लेट एग्जांपल सुनो, सीओसी एजुकेशन ने रिपब्लिक डे के ऊपर 10% ऑफ दिया, सीओसी एजुकेशन ने रिपब्लिक डे के ऊपर 10% ऑफ दिया और कॉम्बो परचेज करने वालों के लिए 15% ऑफ दिया। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, ये पब्लिकली सबके पास पहुंचा ये ऑफर, रिमेंबर? नाउ प्लीज टेल मी, ये एग्जैक्टली ओपन फॉर ऑल विवेक, एग्जैक्टली बेटा। तो बताइए सीओसी एजुकेशन की तरफ से मिलने वाला ये ऑफर क्या कहलाएगा भाई, बताना मुझे। सीओसी एजुकेशन की तरफ से मिलने वाला ये ऑफर क्या कहलाएगा? अभी मैंने लीगल लाइन बोली नहीं है, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से खाली, इस ऑफर को तुम क्या नाम दोगे? बताओ बेटा, इस ऑफर को तुम क्या नाम दो, क्या नाम दोगे? वेरी गुड, जनरल 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 जनरल, रिप्लाई आ गया। बट लीगली कैसे समझोगे? अब चेक करो, लेट मी टेल यू, दिखाता हूं, देखो देखो भाई, अब हर चीज समझ के पढ़ेंगे हम लोग। तो मैंने पहली लाइन बोली बेटा कि सबसे पहले हमारे पास में आता है जनरल ऑफर। तो जनरल ऑफर को लेके लीगल लाइन क्या है, आओ पढ़ते हैं। तो कहता है एक ऐसा ऑफर, एन ऑफर विच इज मेड टू द जनरल पब्लिक, क्या बोलूंगा, लिखो, एन ऑफर, ऐसा ऑफर, एन ऑफर विच इज मेड टू द जनरल पब्लिक, मेड टू द जनरल पब्लिक, आम जनता, जनरल पब्लिक, एट लार्ज, मतलब बड़े लेवल के ऊपर। अब सीओसी एजुकेशन ने जो ऑफर दिया, लेट मी टेल यू, आपने अलग अलग जगह पे पोस्टर्स देखे होंगे, वेबसाइट पे जाके देखा होगा, तो वहां पर एक पोस्टर दिख रहा होगा आपको मल्टीपल फैकल्टीज, सीओसी एजुकेशन की मल्टीपल फैकल्टीज दिख रही होंगी, और वहां लिखा हुआ है 10% ऑफ ऑन सिंगल सब्जेक्ट एंड 15 एक्स्ट्रा 5% ऑफ, क्या बोला, ऑन कॉम्बो क्लासेस, रिमेंबर? नाउ प्लीज टेल मी, लिमिटेड टाइम ऑफर है, बट दिया किसको गया?
दिया गया आम जनता को, जनरल पब्लिक को दिया गया, है ना, जनरल पब्लिक को दिया गया। अब मुझे बताओ तो यह क्या लाइन सेट होती है कि एक ऑफर जो एन ऑफर विच इज मेड टू दी जनरल पब्लिक एट लार्ज, एक ऑफर जो जनरल आम जनता को दिया गया, तो बताओ बेटा बताओ, जिस भी पर्सन को, जिस भी बच्चे को उस ऑफर की नॉलेज होगी, क्या वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है क्या? हाँ या ना, टेल मी बताओ। जिस भी पर्सन को उस ऑफर की नॉलेज होगी, क्या वो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाएगा? हाँ या ना? सर कर पाएगा। तो वर्ड क्या बनेगा, पूरा मीनिंग क्या बनेगा? एन ऑफर विच इज मेड टू जनरल पब्लिक एट लार्ज एंड हैंस एनी पर्सन, एंड हैंस एनी पर्सन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कि आपको ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो क्या बोला? एंड हैंस एनी पर्सन, कौन सा पर्सन? हु इज हैविंग, अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा आपको, हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ सच ऑफर, नॉलेज ऑफ सच ऑफर, जिस भी पर्सन को इस ऑफर की नॉलेज होगी, क्या होगा? कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर, कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। आप एक चीज नोटिस करी, मैंने आपकी डेफिनेशन को पार्ट्स में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ताकि, क्योंकि रीजन देखो, लिसन टू मी, यही है प्रैक्टिस करने का तरीका। फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, अपने पैराग्राफ पार्ट को ब्रेक कर दिया करो। ब्रेक करोगे तो आपको बुलेट पॉइंट्स के थ्रू हर एक क्वेश्चन याद रहेगा। इसी बात को मैं पूरे पैराग्राफ में लिखता तो बात आपकी मिक्सअप हो जाती। अगर ये लाइन हटा दूं क्या बजाय, बताओ, सोचो ना, अगर मैंने ये वाली लाइन हटा दी यहां से, तो क्या हो गया? बन गया पैराग्राफ। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? बट यहां से ऐसे किया तो पॉइंटर बन गया हमारे पास। तो बताओ क्या लिखूंगा? कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। तो इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आया? नहीं आया? अब मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, समझ में मानो तो समझ में तुम रिप्लाई कर पाओगे मेरे को। बताओ बेटा बताओ, जनरल ऑफर का लीगल प्रोविजन कहता है भाई, सिंपल सी बात, एक ऑफर जो कि जनरल पब्लिक को दिया गया और जिसको उसकी नॉलेज है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। लेट्स सपोज अभी भी ये ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया। मेरे क्वेश्चन सुनना ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं, रिप्लाई करना मुझे। सीओसी एजुकेशन ने रिपब्लिक डे के ऊपर 10% ऑफ अनाउंस किया, प्लस में एक्स्ट्रा 5% ऑफ अनाउंस कर दिया कॉम्बो के लिए, और बोला भैया ये ऑफर अभी चल रहा है। नाउ प्लीज टेल मी, अभी तक जिस जिस पर्सन को इसकी नॉलेज हो रही है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। लेट्स सपोज मैंने बोला बाद में कुछ समय बाद जब ये ऑफर बंद हो जाएगा, रिप्लाई करना, कुछ समय बाद जब ये ऑफर एंड हो गया, बंद हो जाएगा, तो टेल मी, मुझे बताओ, उस वक्त पर कोई बच्चा उठ के आया, उस वक्त पर, उस टाइम पर कोई बच्चा आया और बोला मैडम 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 मैंने पोस्ट देखा था, मैंने देखा था मैडम, मैंने यूट्यूब पे देखा था, मैंने फेसबुक पे देखा था, मैंने देखा था, वहां लिखा हुआ था ऑफ चल रहा है, मैम मुझे ऑफर दे दो। नाउ प्लीज टेल मी, जब ऑफर नहीं था, ऑफर वापस हो चुका, ऑफर खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त पर क्या बोलोगे? कोई भी व्यक्ति, पहली बात क्या बोलते हैं, जिसको नॉलेज होगी वो एक्सेप्ट कर सकता है। बट नाउ प्लीज टेल मी गाइस, ये तो हो गया मीनिंग ऑफ जनरल ऑफर। बट अगर किसी व्यक्ति को ऑफर की नॉलेज नहीं थी, एग्जांपल दूं, सुनना, ऑफर की नॉलेज नहीं थी, आपको पता ही नहीं ऑफर चल रहा है, और आपने एग्जांपल के लिए मान लो डायरेक्टली खुद ही अपनी क्लासेस परचेज कर ली, बाद में आप बोलो मैडम मेरा ऑफर दे दो मेरे को, हालांकि सीओसी में तो टीम बताएगी आपको ऑफर चल रहा है बेटा, आगे से बताती है, ऐसा नहीं कुछ धोखा होता है ना। पर मुझे बताओ, अगर आपको ऑफर की नॉलेज नहीं थी और तब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नाउ प्लीज टेल मी बेटा, ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी? यस और नो, टेल मी। वेरी गुड बेटा राधिका, एग्जैक्टली, हाँ जी सर, एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों भी लिख सकते हैं। राधिका बेटा सुन ध्यान से, एक्सेप्ट इज मैंडेटरी पार्ट ना बेटा, रिजेक्ट नहीं बोल सकते ना। अब जनरल ऑफ रिजेक्ट कैसे करोगे बता? है ऐसे करती हो राधिका, न्यू स्टोर खोलेंगे, अरे बिग बाजार ने ऑफर निकाला, नहीं चाहिए, रिजेक्शन कहलाएगा, इट इज नॉट रिजेक्शन बेटा, रिमेंबर, जनरल ऑफर रिजेक्ट नहीं होता। नॉर्मली क्या है, जनरल ऑफर आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, इसको ऐसे बोलते हैं, रिमेंबर। वेरी गुड, तो मीनिंग क्या समझ में आया भाई? इसका मतलब ये समझ में आया कि एनी एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर इज इनवैलिड। अगेन बोलूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, सुनना, डोमिनोज में गए पिज्जा खाने के लिए, खाओगे पिज्जा, चलोगे पिज्जा खाने, आओ चलते हैं, चलो चलते हैं। सोचो हम सब लोग पिज्जा खाने जा रहे हैं, ठीक है, मैं पार्टी दे रहा हूँ, पिज्जा पार्टी तुम लोगों को, ठीक है, आप आ जाओ। हम लोग डोमिनोज में गए, डोमिनोज में जाने के बाद हमने कुछ पिज्जा ऑर्डर कर दिए, हमने अपने कुछ पिज्जा ऑर्डर कर दिए खाने के लिए, हम बैठ के हमने पेमेंट कर दिया। जब हम पिज्जा खाने लगे तो सडनली हमारी नजर पड़ी उनके काउंटर के ऊपर, जहां पे लिखा हुआ था कि ये वाला पिज्जा ले रहे हो, इतने का बिल बनाओगे तो इतने बिल के साथ में आपको ये वाला एडिशनल ऑफर और मिलेगा। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, ऑर्डर करने के बाद मतलब आपने ऑफर एक्सेप्ट पहले से कर लिया, तो मुझे बताओ ऐसे केस में जो ऑफर डोमिनोज ने दिया हुआ था, क्या मैं वापस काउंटर पे जाऊं और बोलूं भैया
हमने बिलिंग कटवा ली, हमारा पिज्जा ऑर्डर हो गया, ये वाला ऑफर हमको दे दो दोबारा से। बोला मिलेगा क्या बेटा, टेल मी। एक बार पिज्जा का ऑर्डर दे दिया तुमने, तो बाद में तुम्हें अगर ऑफर की नॉलेज हो भी जाए तो क्या आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाओगे, यस और नो? वेरी गुड दिव्या, बहुत बढ़िया बेटा। तो वही तो मीनिंग हुआ। तो मीनिंग क्या निकल के आया? जनरल ऑफर का मीनिंग क्या सीखा, पढ़ो ध्यान से। क्या बोला? एक ऑफर जो जनरल पब्लिक को दिया गया, एंड हेंस एनी पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको उस ऑफर की नॉलेज होती है वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। बट दूसरा लाइन क्या बोला मैंने? सेकंड मैंने पॉइंट बोला बेटा, लेकिन अगर नॉलेज नहीं हुई तो क्या बोला मैंने? लिखो कौन सा? बट, यहां पे लिखो बट एनी एक्सेप्टेंस without having knowledge, acceptance without having knowledge of offer, without having knowledge of offer। अगर आपको नॉलेज नहीं थी ऑफर की और तब बाद में जाके बोलते हो भैया लाओ मुझे बेनिफिट दो, तो लोगों ने क्या बोला? सर ये क्या है? इनवैलिड। अब बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न आएगा, सर वैलिड पढ़ लिया, वॉइड पढ़ लिया, वॉइडेबल पढ़ लिया, ये इनवैलिड क्या होता है? आया क्वेश्चन किसी के मन में है? आनंद, मधु, एग्जैक्टली, जानवी, राधिका, दिव्या, बताओ मुझे बेटा, ये आपके पास में ये इनवैलिड वर्ड किसको डिनोट करता है मेरे भाई? सोचा कभी इस बारे में? आओ बात करता हूं, सुनो, सीख लो ध्यान से। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, तो इनवैलिड का मीनिंग क्या होता है बेटा? अगर आपके पास में, सुनना, अगर आपके पास में ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, सुनो, अगर वो वैलिड नहीं है, अगर वो वैलिड नहीं है तो आप चेक करोगे वॉइड है या नहीं है। वॉइड नहीं है, चेक करोगे वॉइडेबल है या नहीं है। तो अगर कोई चीज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिबल, जितनी डेफिनेशन हम लोगों ने सीखी लास्ट क्लासेस के अंदर, अगर उनमें से किसी में भी सेट नहीं होती, उनमें से किसी में भी अप्लाई नहीं होती, ऑलवेज रिमेंबर आपका आंसर क्या रहेगा? आप कहोगे उसे इनवैलिड, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में सेट नहीं हो रही है तो उसे इनवैलिड कहा जाएगा, मतलब वो अमान्य मान्य माना जाएगा ही नहीं। रिमेंबर, मतलब वो एक्चुअली अगर ऑफर था तो ऑफर ही नहीं, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस ही नहीं माना जाएगा। तो आई एम सेइंग दिस कि किसी भी तरह एक्सेप्टेंस जबकि नॉलेज नहीं थी उसे इनवैलिड कहते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस इज इनवैलिड। यहां पर दो केस स्टडीज आते हैं, बट आपको बस नाम बता रहा हूं, अभी सुनना, वो पढ़ना नहीं हो वाला पार्ट। एग्जांपल के लिए एक कहानी है बेटा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त की, और एक आपके पास में कहानी किसकी है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। सुनाऊं कहानी? सुनिए कहानी, सुना दूं कहानी, केस स्टडी सुनाऊं? सुनिए, सुना दूं? आओ सुनाता हूं, चलो चलो। दो कहानी है बेटा, एक स्टोरी, एक केस स्टडी। सुनाओ, दिखाता हूं तुमको केस स्टडी कैसे पढ़ते हैं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी मिले। रियल केस स्टडी है। इसके ऊपर केस स्टडी थी बेटा कार्लिल वर्सेस, इसके ऊपर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड लिमिटेड, कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी लिमिटेड। सर रियल कहानी है? हाँ बेटा रियल कहानी है। और इस पे कहानी है बेटा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, वर्सेस गौरीदत्त। तो आओ पढ़ते हैं ऐसी कहानी जो रियल में हो चुकी है, एग्जिस्टेंस में हो चुकी है, ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लैरिटी मिले। रिमेंबर, आओ बात करते हैं। हालांकि ये वाला पार्ट मैं इंटर में बताता हूँ, फाउंडेशन के लिए इतना काफी होता है। रिमेंबर, फिर भी और क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, आओ पढ़ते हैं। लिसन टू मी गाइस, समझना। हमारा पहला केस स्टडी, हम बात कर रहे हैं केस लॉज, केस स्टडीज ऑफ जनरल ऑफर, केस स्टडीज ऑफ जनरल ऑफर, ठीक है। तो मेरा पहला केस आता है, कौन सा केस है? कार्लिल वर्सेस, नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, ये रियल स्टोरी है बेटा, कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी लिमिटेड, स्मोकबॉल एंड कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। ये कहानी है। एक कहानी और है बेटा जिसका नाम है, लिखता हूं यहां पे शॉर्ट में मैं। कहानी दूसरी कौन सी है? दूसरी है केस नंबर 1, केस नंबर 1। केस नंबर 2 लिख रहा हूं, लालमन शुक्ला। तुम मुझे बताना कि इनमें से कौन से केस में क्या क्या हुआ होगा एक्चुअल में, ठीक है? हाँ जी, हाँ। नहीं बेटा दिव्या आपको याद नहीं करने होता, बट हाँ केस स्टडी के रेफरेंस आपको काम आते हैं। रिमेंबर, आओ। तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, जानते हो बेटा ये दोनों के दोनों केसेस जनरल ऑफर के केस हैं। ये दोनों के दोनों केस आपको जनरल ऑफर में पढ़ने होते हैं। हालांकि इनका मेन रेफरेंस आपको अपने इंटर में करना होता है, लेकिन यहां पर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। ओके, आओ समझते हैं। तो मेरा पहला केस, रिप्लाई करना, पूछता हूं, एक तरीका सिखाऊं तो मैं आज मैं दिखाता हूं। देखो, आई हैव ए पैटर्न गाइस, जब भी कोई केस स्टडी होती है ना, किसी भी केस स्टडी अप टू फाइनल तक ध्यान रखना, तुम्हारे किसी भी केस स्टडी को पढ़ने का कॉमन पैटर्न सिखा रहा हूं तुमको मैं, पढ़ने का तरीका, ठीक है? एनएसपीसी बोलता हूं इसको मैं, एनएसपीसी। सर ये क्या होता है?
ये कैसा पैटर्न है बेटा जो किसी भी केस स्टडी को पढ़ने में हेल्प करता है आपके पास में? एन इज को नेम, एस इज को स्टोरी, पी इज को प्लेंटिफ, सी इज को कोर्ट जजमेंट। मतलब आपके केस में चार चीजें होती हैं। एक होता है नेम जो हमारा है नंबर, एक होता है स्टोरी, दूसरा जो हम पढ़ते हैं, पी इसको प्लेंटी बोलते हैं जो केस डालता है, हम पढ़ के आ चुके हैं, सी इसको कोर्ट जजमेंट। कोई भी केस हो, किसी भी एक्ट के अंदर हो, केस स्टडी अगर वहां पर है, ये चार तरीके से आप याद कर सकते हो उस केस स्टडी को। ये मेरा पैटर्न बनाया हुआ पैटर्न है, ठीक है। आइए तो बताओ बेटा कहानी में क्या हुआ, सुनना ध्यान से बात को। नेम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मगलिंग कंपनी लिमिटेड। क्या हुआ था कहानी में, सुनना। ये कहानी है बेटा आपके पास में जहां पर एक कंपनी थी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मगलिंग कंपनी लिमिटेड। हुआ क्या, कहानी है इंग्लैंड की। ये कहानी कहां की है, इंग्लैंड की कहानी है। तो हुआ क्या, कार्लिल कौन थी, ये है मिसेस कार्लिल। ये कौन है, मिसेस कार्लिल, और ये थी कंपनी। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, मेडिसिन बनाती थी बेटा। ये कहानी तब की जब इंग्लैंड में इन्फ्लुएंजा फैला था। क्या हुआ था, इंग्लैंड में एक बार इन्फ्लुएंजा बोलते हैं हैजा, रिमेंबर, महामारी बन गई थी उस टाइम पे। जैसे अभी कोविड है ना, कोविड सुनते कोरोना आया था, कोरोना आया था, ऐसे उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा फैल गया था बेटा। तो इन्फ्लुएंजा जब फैला था तो उस टाइम पर इस कंपनी ने, कार्बोलिक स्मोकिंग कंपनी लिमिटेड ने एक मेडिसिन बनाई। स्मोकबोल ही मेडिसिन का नाम था, मेडिसिन का नाम था। उसने क्या किया, उसने एक न्यूज़पेपर में, इस कंपनी ने, सुना कहानी सुनो, फिर तुम कहानी सुनो, फिर लास्ट में कोर्ट तुम बन जाना, जजमेंट तुम देना मेरे को। इस कहानी में क्या हुआ, इसने एक न्यूज़पेपर में एक एड दिया बेटा, और रियल में है, अगर गूगल पे लिखोगे ना केस का नाम, तो यू कैन गेट द कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर आल्सो, कि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है पूरा पार्ट, ठीक है। तो न्यूज़पेपर अखबार में एक अनाउंस किया, कंपनी ने लिखा कि अगर, उस टाइम बोला, अगर हमारे पास में, अगर कोई भी व्यक्ति हमारी मेडिसिन स्मोकबोल जो कंपनी है स्मोकबोल, उसे यूज करता है एज पर द प्रेस्क्रिप्शन, एज पर द प्रेस्क्रिप्शन जो हम बता रहे हैं, और फिर भी उसे, इफ द पर्सन इज कॉन्टेक्टेड विद द इन्फ्लुएंजा, अगर फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो जाएगा या हो जाता है, तो हमारी कंपनी उसे 200 पौंड देगी, 200 पौंड का रिवॉर्ड देगी। क्या बोला, एक न्यूज़पेपर में एक एड निकाल दिया, और एड में लिख दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी मेडिसिन यूज करता है, और मेडिसिन यूज करने के बाद भी उसे अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हमारी कंपनी उस व्यक्ति को 200 पौंड देगी। और उस टाइम की 200 पौंड बहुत ज्यादा हुआ करती भाई साहब। इट्स अ केस ऑफ 1919, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब पॉइंट बताओ मुझे। रिवॉर्ड अनाउंस किया गया, रिवॉर्ड अनाउंस किया गया। अब क्या हुआ, एक दिन मिसेस कार्लिल घर पे बैठी हुई थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा, और पढ़ने के बाद में वो मेडिकल शॉप पे गए, और जाके उन्होंने वो मेडिसिन परचेज कर ली, जाके उन्होंने मेडिसिन परचेज कर ली, और घर लेके आई, और एज पर द प्रेस्क्रिप्शन जो कंपनी ने कहा था बेटा, उसी प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने उस मेडिसिन का कंजम्पशन चालू कर दिया। कहानी सुनते रहो, कहानी में चेन ही तो होती है कि पहला क्या हुआ, फिर बाद में क्या, फिर बाद में क्या हुआ, ठीक है। उन्होंने उसका कंजम्पशन चालू कर दिया, यूज किया। जानते हो क्या हुआ, मेडिसिन यूज करने के बाद भी, उसको यूज करने के बाद भी मिसेस कार्लिल, क्या हुआ, मिसेस कार्लिल, जो मिसेस कार्लिल थी, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया बेटा। क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा। मिसेस कार्लिल गॉट कॉन्टेक्टेड विद, या कॉन्टेक्टेड विद इन्फ्लुएंजा। मेडिसिन यूज करने के बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। सोच के देखो, कोविड के टाइम पर जो मेडिसिन मार्केट में आ रही थी, और कोई बोले एग्जांपल के लिए ये वाला इंजेक्शन लगा लो आपको कोविड नहीं होगा, तो जो आपको बोला गया होता कि अगर इंजेक्शन लगाओगे फिर भी कोविड हो गया तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो किसका पार्ट था भाई, ये भी वही कहानी थी ना, सेम कहानी यहाँ पर भी है। अब सुनो, मिसेस कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हो गया, मिसेस कार्लिल डॉक्टर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वहां पे उनका बहुत खर्चा लग गया, बट उनके मन में एक सुकून था। सुकून ये था, कोई बात नहीं, जो मेरा खर्चा लगा है कोई बात नहीं, कंपनी जो रिवॉर्ड देगी मैं उससे पूरा कर लूंगी, उससे पूरा कर लूंगी। अब सुनो बात ध्यान से मेरी, मिसेस कार्लिल ये सोच कर कि कोई बात नहीं, बात तो हो ही चुकी है, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। मिसेस कार्लिल कंपनी के पास गई और जाके बोली कि लाओ मुझे मेरे 200 पौंड दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेडिसिन को एज पर दी प्रिस्क्रिप्शन यूज किया, तुमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया, लाओ पैसा निकालो। पता कंपनी का बोली, कंपनी बोली बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या बोली, हाँ ऐसा बोली, ऐसा नहीं बोली। कंपनी बोली कि मैडम सुनिए ध्यान से बात को, हमने ये ऑफर आपको नहीं दिया था, हमने ऑफर आपको नहीं दिया था, हमने तो न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था, और हमने ऑफर आपको नहीं दिया था। आप कौन, आप खामखा कहां आके हमारे सर पे बैठ रही हो, आपको निकलो यहां, दफा हो जाओ। ऐसा बोलने पर कार्लिल को गुस्सा आ गया, कार्लिल को आया गुस्सा, कार्लिल ने कर दिया केस। तो प्लेंटिफ कौन था, हु वाज द प्लेंटिफ इन दिस केस, मिसेस कार्लिल वाज द प्लेंटिफ इन दिस केस। मैडम मैं लिखवा नहीं रहा हूं इस पार्ट को, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। ओके, इंटर में लिखवाऊंगा इस पूरे पार्ट को। अब सुनो ध्यान से, अब बताओ मुझे,
मिसेस कार्लिल ने केस फाइल कर दिया किसके ऊपर? कार्बोलिक स्मोकन कंपनी लिमिटेड के ऊपर। किसके लिए? उन पैसे के लिए, उस रिवॉर्ड के लिए। जवाब दो बेटा। एक तरफ कंपनी ये कह रही है कि भैया ये ऑफर हमने आपको नहीं दिया, दिस ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू यू। सेकंड तरफ कार्लिल कह रही है कि भैया ये तो आपके पास पब्लिकली ऑफर है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जनरल ऑफर था और किसी भी पर्सन को नॉलेज होगी तो एक्सेप्ट कर सकता है। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर, इस रियल केस के अंदर, ये रियल केस है गाइस, हच में हो चुका केस ये वाला। इस कहानी में, इस केस में क्या लगता है कोर्ट ने जजमेंट किसके फेवर में दिया होगा? टेल मी, कोर्ट ने जजमेंट किसके फेवर में दिया होगा? बताओ। कार्लिल को पैसा मिला या नहीं मिला? टेल मी, बताओ, इतना बताओ मुझे। बोलो बोलो, मोए मोए, है ना? हाँ टेल मी। कार्लिल का हो गया मोए, कंपनी का अच्छा कंपनी का मोए मोए हुआ या कार्लिल का मोए मोए हुआ? बताओ विवेक, दिव्या, एग्जैक्टली किसका मोए मोए हुआ बेटा? बताओ, कंपनी का मोए मोए हुआ या कार्लिल का मोए मोए हुआ? हाँ जी, कंपनी का मोए मोए हो गया। विवेक कह रहा है वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी को पैसा देना पड़ा। और जानते हो क्या, एक बात सिखाऊं तुमको मैं, जो तुम केसेस पढ़ते हो ना गाइस, इन केसेस में दो कैटेगरीज हैं। एक केस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैंडमार्क केस स्टडीज। लैंडमार्क मतलब जिन केसेस के आने के बाद तुम्हारे प्रोविजन बनाए गए। इस जनरल ऑफर इससे पहले होता ही नहीं था प्रोविजन, ये प्रोविजन इस केस के जजमेंट के बाद बना था। तो यस एग्जैक्टली, कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मिसेस कार्लिल को पैसा दिया जाएगा, दैट कंपनी हैव टू पे द अमाउंट, कंपनी हैव टू पे द अमाउंट, कंपनी हैव टू पे द मनी या रिवॉर्ड टू मिसेस कार्लिल। पैसा देना पड़ेगा। तो एक स्टोरी थी ये वाली जहां पर आपको एक चीज समझ में आई। कोर्ट ने बोला कॉमन सी बात, ये जनरल ऑफर है और जनरल ऑफर को कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जिसने भी जनरल ऑफर को एक्सेप्ट किया गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर हो गया मीनिंग? अब मैं बात करूंगा इसके सेकंड पार्ट के ऊपर जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है। चले अगला केस की बात करता हूं, फिर रिप्लाई करना। इसी कहानी का एक और केस स्टडी है और इसमें मैं आपको रिप्लाई मांगूंगा, क्योंकि चेक करना तुम कंफ्यूज होने वाले होगे, बट कंफ्यूज होना मत बेटा, ठीक है? मैं तुमसे आंसर चाहूंगा, ठीक है? कंपनी का मोय मोय हो गया था, वेरी गुड। अगला कहानी था बेटा लालमन शुक्ला वर्सेस गोरिल्ला। अगेन द स्टोरीज, एनएसपीसी लगा लो, एंड नेम ईयर, हम स्टोरी सुना रहा हूं, स्टोरी कौन सी है, ठीक है? एन तो हो गया, सुनो स्टोरी। इस कहानी में बेटा लालमन शुक्ला और गोरीदत्त कौन है? गोरीदत्त ओनर है, मालिक है बेटा, मालिक। और लालमन शुक्ला कौन था? लालमन शुक्ला था नौकर, सर्वेंट। लालमन शुक्ला वो द सर्वेंट ऑफ गोरीदत्त बेटा। एक दिन क्या होता, सुनना ध्यान से, कहानी सुना, कहानी बड़ी मजेदार कहानी है, ये रियल केसेस बड़े मजेदार होते हैं, सुनना ध्यान से। एक दिन क्या हुआ बेटा, लालमन शुक्ला जो घर का नौकर था, लालमन शुक्ला, एलएस लिख दूं? हाँ। और गोरीदत्त जो कि उसका मालिक था, जिसके घर काम करता था, ठीक है? गोरीदत्त का एक नीस था बेटा, गोरीदत्त का एक भांजा था, नीस था, छोड़ू, है ना? ये था नीस, नीस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? ये नीस था, सॉरी, हाँ नेफ्यू 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 हाँ नेफ्यू, नीस बोल रहा हूं मैं, नेफ्यू था वो, का नेफ्यू था, भतीजा भांजा था। वो घर छोड़ के भाग गया, सुनना, हाँ बेटा हाँ, सच्चाई है कहानी। गोरीदत्त का नेफ्यू घर छोड़ के भाग गया और घर छोड़ के भागने के बाद में गोरीदत्त को टेंशन हुई और गोरीदत्त ने बोला कि जा गोरी, लालमन शुक्ला मेरे भांजे भतीजे को ढूंढ के लेके आ। वो घर छोड़ के भाग गया, वो घर छोड़ के भाग गया, पता कर कहाँ है वो। अब ये बात हो गई। तो गोविंद के कहने पर लालमन शुक्ला उसके भांजे को ढूंढने निकल पड़ा। मतलब क्या हुआ, भांजा घर छोड़ के भाग गया, भाग गया, देखो भाग गया ये, ठीक है, भाग गया। अब क्या हुआ, सुनना, कहानी सुना आगे, रियल स्टोरी है बेटा। तो इसके कहने पर गोविंद, लालमन शुक्ला क्या हुआ, लालमन शुक्ला उसकी सर्च में निकल गया, उसे ढूंढने निकल गया, किसको? भांजे ढूंढने निकल गया। अब लालमन शुक्ला जा चुका है, अब सुनना कहानी ध्यान से, लालमन शुक्ला जा चुका है और लालमन शुक्ला पूरे एक दिन तक नहीं लौटा, वो ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। पीछे यहां पर कहानी में गोरीदत्त को हो गई टेंशन कि पता नहीं मेरा भांजा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहां चला गया, पता नहीं कहां चला गया। तो गोरीदत्त ने एक न्यूज़पेपर में एक एड निकलवाया था बेटा, गोरीदत्त ने न्यूज़पेपर में एड निकलवाया। एड था कि मैं रिवॉर्ड दूंगा, मैं रिवॉर्ड दूंगा, रिमेंबर एग्जांपल, 300 पाउंड का, 300 पाउंड का रिवॉर्ड दूंगा उस व्यक्ति को जो मेरे भतीजे, जो मेरा भांजा जो है नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा। नेफ्यू को अक्सर चेक करना, न्यूज़पेपर में आपको ऐसी एड आज भी दिख जाती है कि वांटेड, रिमेंबर, सर्च, ढूंढो, पता लगाओ, जो ढूंढ के लाएगा उसे हम इतने रुपए देंगे। होता है नहीं होता? होता, रियल केसेस देते हैं, सुना ध्यान से। अब बताओ क्या हुआ, पीछे से गोरिल्ला ने उसको क्या किया,
न्यूज़पेपर में रिवॉर्ड निकाल दिया। बट सेकंड डे 2 दिन बाद ही लालमन शुक्ला उसका हाथ पकड़ के, किसका, इसके नेफ्यू का हाथ पकड़ के, चल घर पे आ गया, भागेगा तू, इसे लगे घर पे आ गया बेटा, घर पे आ गया। अब घर पे आ गया, मामला शांत हो गया, गोवर्धन खुश हुआ, बाकी सारी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब सुनना आगे। एक दिन क्या हुआ, लेकिन लालमन शुक्ला को किसी रिवॉर्ड के बारे में नहीं पता था। लालमन शुक्ला को ऐसे किसी रिवॉर्ड के बारे में, ऐसी किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, ऑफर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी अभी तक। अब क्या हुआ, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। एक दिन लालमन शुक्ला जब घर की सफाई कर रहा था तो उसके सामने वही न्यूज़पेपर उसकी नजरों के सामने आता है और उसे दिखता है, अरे मालिक ने तो रिवॉर्ड अनाउंस कर रखा था, मालिक ने तो रिवॉर्ड अनाउंस कर रखा था, मैं तो भांजा लेके आया था, लाओ नेफ्यू मैं लेके आया था, लाओ मुझे पैसा मिलना चाहिए। श्रवण बेटा सुनना ध्यान से बात को, मैंने पहले बोल दिया डेफिनेटली गलती होगी यहाँ पे आप लोगों से, इसलिए सुन लो ध्यान से, पहले पूरी कहानी सुनो। ये कहानी अलग थी, कहानी थोड़ी अलग है और तुम्हें समझ में आया कहानी क्यों अलग है। अगर तुमने लाइनें सुनी करेक्ट कर पाओगे मेरे को। क्या हुआ, इस कहानी के अंदर रिवॉर्ड के बात जो थी, लालमन शुक्ला भागता हुआ पहुंचा, गोविंद मालिक मालिक मालिक, बोले क्या हुआ, क्या हुआ, मालिक देखो अखबार न्यूज़पेपर देखो, इसमें आपने रिवॉर्ड अनाउंस किया हुआ था कि जो मेरे भांजे को ढूंढ के लेके आएगा उसे आप 300 पौंड का रिवॉर्ड दोगे। लाओ मालिक ये रिवॉर्ड तो मेरा हुआ, लाओ मालिक ये रिवॉर्ड तो मेरा हुआ। अब लालमन गौरीदत्त ने लालमन शुक्ला को वो रिवॉर्ड देने से मना कर दिया, बोला भाग यहाँ से, निकाल दो नौकरी से, नौकरी से भी निकालने की धमकी दे दी। यहां पर लालमन शुक्ला को आया गुस्सा और उसने केस फाइल कर दिया किस पे, गौरीदत्त के ऊपर, अपने रिवॉर्ड के लिए। लालमन शुक्ला फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट गौरीदत्त, दैट इज कॉल्ड प्ले, हु वाज द प्लेंटिफ, क्या बोलोगे, नेम तो ये स्टोरी ये रही, प्लेंटिफ कौन है, लालमन शुक्ला वाज द प्लेंटिफ इन दिस केस गाइस, रिमेंबर। तो बताओ, हाँ जी, अब इस सिचुएशन के अंदर, इस कहानी के अंदर, सुनना ध्यान से बात बेटा, इस कहानी के अंदर लालमन बेटा 2 केस है, नालायक, ये अलग केस है, अलग केस है। हाँ, यहां पर लालमन शुक्ला ने केस फाइल कर दिया, केस कोर्ट में पहुंचा। नाउ प्लीज टेल मी, दिव्या बहुत बढ़िया बेटा, दिव्या एग्जैक्ट अभी रिप्लाई दूंगा, ये मत, हाँ सुनना मैंने, टेल मी गाइस, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया होगा, कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया होगा। इन दोनों की कहानी सुनने के बाद में क्या लालमन शुक्ला को वो 500 पौंड या 300 पौंड का अमाउंट रिवॉर्ड मिलेगा, हाँ या ना, मिला था या नहीं मिला था, हाँ जी। वे कह रहा पहले गौरीदत्त ने उसे स्पेसिफिक ऑफर दिया था बिना किसी रिवॉर्ड के, तो लालमन शुक्ला ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया था, लालमन ने, अच्छा अच्छा विवेक नालायक, हाँ अभी आएगा मजा, आजा आजा पॉइंट पे आता हूँ, रुक जा मैं। हाँ जानवी कह रही नहीं मिलेगा, मधु कह रही नहीं मिलेगा, जानो, हाँ बताओ बताओ किस किस को लगता है मिला पैसा, चाटे मिलेंगे, चप्पल मिलेगी या पैसा मिलेगा, टेल मी। लालमन शुक्ला को क्या वो पैसा मिलेगा, अगर तुमने वो लाइन ढूंढ ली जो मैंने बोली बीच में, जिससे कि ये पूरा केस अलग होता है, तो आप आंसर मिल जाएंगे। श्रवण कह रहा मिलेगा, दिव्या कह रही डिपेंडेंट के फेवर में, अच्छा ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिव्या। सुनो लाइक, सुनो ध्यान से बात को, मैंने कुछ देर पहले तुम्हें एक बात बोली थी, याद करो, मैंने कहा था बेटा कि जनरल ऑफर में 2 बात सीखी थी, कि अगर पर्सन को ऑफर की नॉलेज है तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है, ये मीनिंग ऑफ जनरल ऑफर। बट एक बात और लिखी थी कि अगर कोई एक्सेप्टेंस करता है और उसे नॉलेज नहीं थी, सोचो क्या लालमन शुक्ला को, जब लालमन शुक्ला उसके भांजे को लेके निकला था, क्या उसे इस ऑफर की नॉलेज थी, हाँ या ना, बताओ मुझे, क्या उसे इस ऑफर की नॉलेज थी जब वो उसके भांजे को लेके आया था, टेल मी, नहीं थी। तो लोग कहता है एनी काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, बाद में वही डोमिनोज वाली कहानी हो गई, पिज्जा ऑर्डर कर दिया, बाद में बोल रहा भैया निकालो ऑफर दे दो हमको, नहीं मिलने वाला भाई। और ये तुम भी ध्यान रखना, अक्सर हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, हमें काफी बार ऑफर बाद में दिखता है, तो ऑफर तुम्हें बाद में दिखा है, बाद में नजर में आया, इट डजंट मीन कि तुम बोलोगे हमने तो सामान खरीद लिया अब ऑफर दे दो, कभी ऑफर नहीं मिलता, मिलता है क्या भाई, सोच के देखो, सोचो, तुमने कोई शॉपिंग कर ली एंड यू गोट टू नो, अरे मैं सिर्फ 2 रुपए का सामान और लेता ना, रिमेंबर, तो मुझे ऑफर मिल जाता। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, अगर तुम्हें वो बात नहीं पता थी, क्या तुम्हें वो ऑफर तुम्हारे लिए एक्सेप्टेड माना जाएगा, आंसर इज नो। तो मीनिंग क्या बना, दिस इज अ केस ऑफ any acceptance without having or knowledge of offer is invalid। लो कोर्ट ने बोला ये एक्सेप्टेंस इनवैलिड है, बट यहां पर क्या था, यहां उसे नॉलेज थी, उसने तो न्यूज़पेपर में देखने के बाद ही मेडिसिन परचेज की थी भाई, तो यहां क्या था, दिस ऑफर इज वैलिड एंड दिस इज इनवैलिड। बोलो क्लियर हुआ, समझ में डिफरेंस दोनों के बीच में। तो ये था रियल केस स्टडीज गाइस, समझ में आई बात, अब मेरी क्लियरी, हाँ अब कह रहे नहीं मिलेगा, हाँ वेरी गुड, नो लाइक क्लियर हुआ।
मिली क्लैरिटी? तो यही था बेटा हमारे पास में, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड जनरल ऑफर वाला पार्ट, याद रहेगी बात? तो इसमें दोनों तुम्हें केस याद रखने हैं। पहला कौन सा, कि आपके पास जनरल ऑफर वैलिड कब होता है और दूसरा इनवैलिड कब होता है। बोलो याद रहेगा बेटा? तो वैलिड कब है और इनवैलिड कब है, याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। तो फर्स्ट यही है बेटा, जनरल ऑफर क्या होता है, रिमेंबर। उसके बाद में आपके पास में इसमें मैंने एग्जांपल दिए हैं, इस पे केस स्टडी भी दी है मैंने नोट्स के अंदर, कार्ली वाला कहानी, रिमेंबर। ओके, स्पेसिफिक वाला पार्ट अब नेक्स्ट पल आने वाला है, ठीक है? चले, हाँ जी आगे बढ़ू। अब आता नंबर टू 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 टू, कौन सा है? बात कर लेते हैं भैया, ये स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है। बताओ बेटा बताओ, कुछ देर पहले मैंने सीओसी एजुकेशन की ऑफर की तुमको बताया, रिमेंबर? पता है ना, सच्चाई हो, सच में ऑफर है? हाँ भैया बताओ। वेरी गुड बेटा विवेक, एग्जैक्टली। हाँ हाँ जी, स्मोकेबल कंपनी वाली। श्रवण बता दिया म्यूट किस बेटा, मैंने अलग केस था वो, वहां कार्ल ने केस फाइल किया ना, लाइक। हाँ सुनो भाई लोगों, बताओ मुझे, कुछ देर पहले मैंने सीओसी एजुकेशन का जो अभी भी रनिंग ऑफर है वो बताया आपको मैंने, कि 10% ऑफ मिलेगा अगर आप क्लास परचेज करते हो, लेकिन एडिशनल 5% ऑफ चल रहा है अभी अगर आप कॉम्बो परचेज करते हो। तो ये ऑफर क्या था? ये ऑफर पब्लिकली सबको मिला हुआ है, मतलब कोई भी बच्चा कहीं से भी क्लास परचेज कर सकता है। रिमेंबर, आप जाओगे वेबसाइट पे, रिमेंबर www.coceducation.com पे जाओ, क्लास ले लो, नंबर डायल कर लो, क्लास ले लो। लेकिन मुझे बताओ, एक बात पूछ रहा हूं आप लोगों से मैं, लेकिन सीओसी एजुकेशन ने कुछ वक्त बाद में ये ऑफर सिर्फ हमारे जो अपने हमारे पेड बच्चे थे, फाउंडेशन वाले थे, इंटर वाले थे, सिर्फ उन बच्चों के लिए अप्लाई किया। टेल मी, अगर सीओसी एजुकेशन ये कहता है, तो आप जानते हो एग्जांपल के लिए, अगर कोई बच्चा, नॉर्मल एग्जांपल सुनना सुना, अगर कोई स्टूडेंट एक ऑफर दे रहा हूं, बताना मुझे, सीओसी एजुकेशन का ऑफर देता है सिर्फ हमारे अपने बच्चों को, अपने पेड स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी हमारे बच्चे रह चुके हैं। क्या ऑफर देता है कि बेटा अगर मान लीजिए तुमने एग्जाम नहीं दिया, तुम्हारी क्लास की वैलिडिटी अगर अनलिमिटेड व्यूज वाली मिलती है तुमको, तो बाद में अगर तुमने एग्जाम नहीं दे पाए किसी वजह से, तो अपनी क्लासेस का रिन्यूअल तुम करवा सकते हो, अपनी क्लासेस को तुम एक्सटेंड करवा सकते हो एक लिमिटेड अमाउंट के ऊपर, नॉमिनल अमाउंट के ऊपर। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, रिप्लाई करना मुझे, जो ऑफर एक ग्रुप ऑफ पर्सन, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया गया, सीओसी एजुकेशन के स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, रिमेंबर, या स्पेसिफिक पर्सन को दिया गया, उसे क्या नाम दोगे बताओ? वेरी गुड बेटा, एक ऐसे ऑफर को जो स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया गया, उसे हम क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक ऑफर। वेरी वेरी गुड। तो क्या मीनिंग समझ में आया गाइस? याद रखना, अब सुनना ध्यान से बात, लिखवाऊं और लिखवाता हूं इसके अंदर। तो क्या बोलूंगा? पहला वर्ड लिख के, भाई पॉइंट, लीगल लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी ना हमारे पास में। तो बी पार्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑफर? तू है स्पेसिफिक, नाम से क्लियर है, स्पेसिफिक, स्पेशल, स्पेसिफिक पर्सन को। तो दो बातें यहां पे आती है बेटा, सुनना ध्यान से। कौन सा ऑफर? एन ऑफर विच इज मेड टू दी, लिखो, विच इज मेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया। अब मान लो मैंने ऑफर किसी एक व्यक्ति को दिया, तो क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक पर्सन को दिया। या फिर बोला और, या फिर और ग्रुप ऑफ पर्सन, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। तो जब आई एम सेइंग सीओसी के स्टूडेंट्स हो, तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ पर्सन कहलाओगे आप लोग। तो बताइए बेटा मुझे, अगर कोई ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाए, एंड हेंस, आगे लिखो, एंड हेंस ओनली दोस पर्सन, एंड हेंस ओनली दोस पर्सन, और सिर्फ वही व्यक्ति, दोस पर्सन कैन एक्सेप्ट सच ऑफर, बताना, कैन एक्सेप्ट सच ऑफर, वही व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बताओ बेटा बताओ, ऐसे ऑफर को तुम क्या नाम दोगे? सर हमको तो पता चल गया, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर, उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। बट यहां पर मेरा क्वेश्चन आने वाला, पूछूं आप लोगों से, देखो वो प्रश्न जो तुम्हारे मन में उठता है बेटा। हाँ गुड आफ्टरनून शेवल बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा प्रिंस, रिप्लाई करो मुझे। यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में उठा गदगद होके, है ना? कौन सा प्रश्न? कि मैंने दो वर्ड यूज किए, स्पेसिफिक पर्सन को दिया या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया, और सिर्फ वही व्यक्ति, ओनली दोस पर्सन कैन एक्सेप्ट दी ऑफर। तो जवाब दो, क्या इन जिन पर्सन को दिया गया उनके अलावा ऐसे ऑफर को कोई और व्यक्ति एक्सेप्ट कर सकता है? यस और नो? आयुष प्रणाम बेटा, वेलकम। हाँ वेलकम बेटा, वेलकम। हाँ बताओ, टेल मी, क्या ऐसे सिनेरियोज के अंदर, बताइए बेटा मुझे, जिसको ऑफर दिया गया इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर, क्या उस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन के अलावा क्या उसे कोई और एक्सेप्ट कर पाएगा? हाँ या ना? अब कोई आके बोले अरे मेरे को भी दो ऑफर, बोले भाई तू, तेरे को मिला ऑफर, मेरे को ऑफर नहीं मिला, मुझे दो, ऐसा होता है क्या? और एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर नेक्स्ट,
जो रियलिटी में तुम्हारा डेली हर दिन होता है तुम्हारे साथ में। तुम्हारे मोबाइल फोन के ऊपर अक्सर कंपनी की साइड से मैसेज आते रहते हैं कि भैया अगर आप जियो के कस्टमर हो तो अगर आपने 777 होता है ना, 777 रुपए का रिचार्ज करवाया तो हमारी कंपनी आपको 3 महीने तक अनलिमिटेड कॉलिंग का देगी। रिमेंबर, डेली 2 GB इंटरनेट देगी डेली के बेसिस के ऊपर। और इतना ही नहीं, आपको डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लीव, नेटफ्लिक्स, इनका 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, क्या ये मैसेज सबके पास पहुंचा? मैंने बोला नहीं पहुंचा। कंपनी काफी बार कुछ कस्टमर्स को ही ये मैसेज भेजती है, कुछ स्पेसिफिक मैसेज भेजती है। नाउ प्लीज टेल मी, अगर ये मैसेज मेरे फोन पे आया बट तुम्हारे फोन पे नहीं आया तो क्या तुम उस रिचार्ज को करवा सकते हो? क्या बताना मुझे, टेल मी। हाँ सर, एयरटेल ने भी दिया, 369 का लाइफ इंश्योरेंस देता है। हम दिया ना, अब मुझे बता कि सबको दिया? क्या पब्लिकली अनाउंस किया इसने? नहीं। बट जिनके फोन पे गया उनके लिए एप्लीकेबल है। ओनली दोस पर्सन कैन एक्सेप्ट, या कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा? टेल मी। वेरी वेरी गुड, ये तो बात सही होगी सर। एग्जैक्टली exactly, जिनको मैसेज गया वही उसका रिचार्ज करवा पाएंगे। इसका मतलब क्या हो भाई? इसका मतलब यही हुआ भाई, जिनको मैसेज गया, जिनको ऑफर दिया वही एक्सेप्ट कर सकते हैं ऐसे ऑफर को। कोई भी व्यक्ति और कोई व्यक्ति इनके अलावा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और तुम बोलोगे हम रिचार्ज करा लो। और एग्जांपल मुझे बताओ, तुम्हारे फोन पे एग्जांपल मैसेज आया था बट मेरे पे नहीं आया था भैया, मेरे पे नहीं आया था, और मैंने अगर रिचार्ज कराया बेटा, तो जवाब दो कि अगर बाद में मुझे ये ओटीटी, मुझे ये तो मिल गया बट मुझे अगर ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार नेटफ्लिक्स नहीं मिला तो कंपनी में केस डाल दूंगा मैं जियो के ऊपर कि भैया हाँ 777 का उसके फोन में था, मेरे को भी दिला दे। ऐसा होगा? बताओ। कंपनी क्या बोलेगी? हाँ हाँ देते हैं, मेरे को देते हैं। ऐसा होगा? टेल मी। ये धक्के मार के निकाल दिए जाएंगे? बताओ ना, को धक्के मार के निकाल देंगे, सिंपल। निकलो ऐसे, चल आए बड़े समझदार तो है नहीं, तुम्हें दिया ऑफर, नहीं दिया, क्यों मांगने आए थे? समझ में आ गया? दिस द पॉइंट गाइस, क्लियर हो गया? हाँ जी, धक्के पड़ेंगे, है ना? तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। क्लियर हो गया गाइस? तो स्पेसिफिक क्लियर, दूसरा क्या बोला? जनरल क्लियर। क्या लिखा हमने? सर स्पेसिफिक पर्सन को दिया या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया तभी वैलिड है, अदरवाइज कोई और व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता। डन है गाइस? आगे आता हूं। अब अगला नंबर आया हमारे पास में क्रॉस ऑफर का। अब मैं बात करूंगा अपनी महबूबा की, है ना? मेरी महबूबा, कौन सी महबूबा? सुनते बात। सर बट रिचार्ज तो सभी के लिए है ना स्पेसिफिक। विवेक बेटा, यही तो नहीं पता तेरे को। प्रकाश, नो बेटा, एग्जैक्टली, हाँ, यस। अच्छा, विवेक की बात से कौन कौन सहमत है? विवेक कह रहा है सर सबके रिचार्ज। विवेक बेटा, मैं एप्लीकेशन में जाऊंगा ना, वहां ऑफर दिखना अलग चीज है मेरे भाई, वहां पे ऑफर दिखना अलग चीज है। बट काफी बार कंपनीज कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस अपने कुछ स्पेसिफिक कस्टमर को ही भेजती है बेटा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो अगर स्पेसिफिक मैसेज आया है, सबके पास नहीं आया है, उसे पब्लिक ऑफर काउंट नहीं करते बेटा हम लोग, समझा? ओ ऐसा क्या? हाँ ऐसा ही। मिला क्लैरिटी? हुआ क्लैरिटी? क्या मतलब हुआ इसका? एग्जांपल दिया ना मैंने। सीओसी एजुकेशन के स्टूडेंट्स को अलग से कुछ सेपरेट बेनिफिट देती है, हर बार देती है, हमेशा देती है। तो उस बेनिफिट को तुम बताओ पब्लिक ऑफर है या स्पेसिफिक ऑफर है? टेल मी। क्या कोई भी बच्चा आगे ऑफर बेनिफिट ले लेगा क्या उसको, उस बेनिफिट को? नहीं। रिमेंबर, क्योंकि पब्लिकली जो तुम्हें मिला वो तो मिल गया तुम्हारा, वो तुम्हारा ही है, वो सबको मिलता है। बट अपने जो हमारे बच्चे उनको मिलेगा ना। हाँ मैं तो स्पेसिफिक को कह रहा। हाँ ये कह रहा है इसका मतलब स्पेसिफिक मुझे आता है। हाँ स्पेसिफिक ना लायक, ये हमारा एक्सेस बेटा। आई अगला आया हमारे पास में क्रॉस ओवर किसे बोलते हैं। गाइस ये वाली कहानी सुनाऊं तुमको? आओ। किसी रोज उससे, है ना, मुलाकात होगी, है ना? कौन सी मुलाकात होगी? अब मुलाकात करते हैं। तो अगला है क्रॉस ऑफर, है ना? किसे कहते हैं क्रॉस? क्रॉस मतलब काटा, काटा काटा काटा, इसको क्रॉस बोलते हैं, है ना? क्रॉस का मतलब माथे पे निशान में रेड कलर से क्रॉस काटा, ऐसा ऐसा काटा नहीं सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस ऑफर गाइस? अब बताता हूं। लेट मी टेल यू, पहले एक मीनिंग लिखता हूं मैं। लिखो, एक बात लिखते हैं, लिखो, नोट करो, बनाओ बुलेट पॉइंट्स, बनाओ बुलेट पॉइंट्स। तो मेरा पहला पॉइंट निकलता है एक ऐसा ऑफर, क्या बोलो? वैन, लिखो वैन टू आइडेंटिकल ऑफर, प्लीज पहले लिखना, फिर मैं एग्जांपल दूंगा इसके ऊपर। When two identical offer, सर ये आइडेंटिकल किसको बोलते हैं? बेटा आइडेंटिकल मतलब सेम। अच्छा, हमें याद करना होता है? हाँ करना लगा, याद करना होता है। डिट्टो, सेम टू सेम, सेम पिंच, है ना? सुनो, when two identical offers, क्या हुआ? आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज, एक्सचेंज किए गए हो, एक्सचेंज इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। आज गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे शब्द इसमें भी ऐसे मिलेंगे जो आपने आज से पहले गलत पढ़े होंगे, गारंटी बोल सकता हूं मैं। इसे सुनो ध्यान से बात को। क्या बोला? When two identical offer exchange in ignorance of
ईच अदर ऑफर, एक दूसरे की नॉलेज ना होने की वजह से आपने उन्हें एक्सचेंज कर लिया, रिमेंबर। तो उन दोनों ऑफर को बोथ दी ऑफर्स, देन बोथ दी ऑफर्स, उन ऑफर को बोलते हैं क्रॉस ऑफर। बेटा क्या बोलते हैं? क्रॉस ऑफर। बट इसके ऊपर अभी मैं दो प्रोविजन और पूछूंगा, बट पहले इसका मीनिंग बता रहा हूं तुमको, ठीक है? आओ थोड़ी बात कर ली जाए, बात करें। वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली। क्या कोई बंधु मुझे बताएगा ये इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? बताएगा मुझे। अब यहां पे मिलेगी क्लैरिटी तुमको, यही मिलेगी क्लैरिटी। अक्सर हम लॉ में इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस वर्ड देखते हैं, अक्सर देखने को मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज में इस वर्ड का मीनिंग अलग होता है और लीगल लैंग्वेज में इस वर्ड का मीनिंग अलग होता है। पता है आप लोगों को इस बात का? वेरी गुड बेटा विवेक, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अक्सर इग्नोरेंस मतलब क्या आपने देखा, देख के मना कर दिया, ध्यान नहीं दिया, मैं नहीं देख रहा, इग्नोर है ना, वो इग्नोर करके चली गई मेरे को, है ना, और इग्नोरेंस। इंग्लिश लैंग्वेज में इग्नोरेंस का मीनिंग अलग है मेरे भाई। बट डू यू नो दिस, लीगल लैंग्वेज का मीनिंग क्या है? सिर्फ यहां नहीं, पूरे लॉ में इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस का मीनिंग विवेक ने मेंशन भी किया, सर, नॉट हैविंग नॉलेज। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, उसे इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस कहा जाता है, उसे इग्नोरेंस कहा जाता है लॉ के अंदर, स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, ठीक है? अब सुनो बात ध्यान से। क्रॉस ओवर क्या है? आई एम गिविंग ए स्टोरी हियर गाइस, सुनना ध्यान से बात को, फिर अप्लाई करना, डेफिनेशन अप्लाई होती नहीं। तो सीखो, फिर अप्लाई करो लीगल डेफिनेशन को, तभी तो मिलेगी। इंटरेस्ट तब बनेगा बेटा जब लो समझ में आएगा। लो समझ में तब आएगा जब तुम उसको रियल स्टोरीज के साथ में कनेक्ट करोगे, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। यहां पर मैं हूं बेटा, तुम्हारा नितिन सर, तुम्हारा प्यारा नितिन सर, है ना? मैं अपनी महबूबा की बात कर रहा हूं, ठीक है? नितिन सर, और सेकंड साइड में यहां पर हमारी कौन है? यहां पर हमारी प्यारी छुई मुई। हाँ बेटा हाँ, ऐसे कैसे भूल जाऊं इसको मैं। तो यहाँ कौन है? यहाँ प्यारी छुई मुई। अब छुई मुई मेरी कहानी होने वाली, सुनो ध्यान से, हमारी प्यारी कहानी सुन लो बेटा ध्यान से, मोहब्बत की कहानी सुनो। नितिन सर और छुई मुई की कहानी सुना रहा हूं, हाँ जी। सुनो, आयुष ना लाया कर, तू तो कुछ नया करता रहेगा, सुन ध्यान से। अब सुनो प्लीज। नितिन सर रहते हैं नोएडा में, दिल्ली में रहते हैं, एग्जाम्पल दिल्ली में रहते हैं, और छुई मुई रहती है बेटा जयपुर में। सुनो ध्यान से बात। छुई मुई जयपुर की रहने वाली है, नितिन से दिल्ली के रहने वाले हैं। अब एक दिन सुनना, कहानी सुनना, इतने दिल मिलते हैं हमारे, इतने हमें अपने आपस में ख्याल है। अब सुनना कहानी क्या समझ में आएगी, हाँ जी। हाँ सुनो 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 भाई लोगों, है ना बेटा, पहली बात समझना। नितिन सर के पास में दिल्ली में एक बड़ा प्यारा सा घर है, एक हाउस है, ठीक है? एक घर है, प्यारा सा घर है, ठीक है? अब वो जो घर है, एग्जाम्पल, उस घर की वैल्यू है करीबन 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपीज, ठीक है? घर की मार्केट वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। सेम टाइम पर छुई मुई मुंबई जयपुर में रहती है। अब एक दिन क्या ख्याल आया, सुनो ध्यान से, मेरा मन किया, नितिन सर का मन किया कि वो अपना घर बेच देंगे छुई मुई को, अपना घर बेच देंगे छुई मुई को। लेकिन ये बात फोन पे नहीं कर रहे, कैसे? सुनना ध्यान से, कहानी सुनना। नितिन सर ने क्या किया, एक दिन एक लेटर लिखा, सुनना, एक लेटर लिखा, और लेटर में लिखा, मेरी प्यारी छुई मुई, डियर छुई मुई, आई वॉन्ट टू सेल। प्लीज सुनना ध्यान से बात को, ताकि तुम्हें समझ में आया कि क्रॉस और काउंटर में फर्क, डिफरेंस क्या होता है। सुनना ध्यान से बात को, हाँ जी। आई वॉन्ट टू सेल, मेरी प्यारी छुई मुई, मेरी प्रियतम, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू फॉर ₹50 लाख। मैं अपना घर, 1 करोड़ घर तुम्हें 50 लाख में बेचना चाहता हूं। दिल्ली वाला घर 50 लाख में बेचना चाहता हूं। ये ऑफर मैंने एक लेटर में टाइप किया, लिखा, और लिख के मैंने किसको भेज दिया? छुई मुई को भेज दिया। ध्यान रखना, क्रॉस ऑफर तभी फिजिबल है जब दोनों पर्सन को एक दूसरे की नॉलेज ना हो। अब सुनना, अब इतनी देर की बात थी, मैंने यहां से लेटर लिखा, और वहां से भी छुई मुई के पास पैसा कहीं से आ गया। उसने भी मन बनाया कि क्यों ना मैं नितिन सर को ही बोल दूं कि मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहती हूं। अब एक लेटर को, लेटर नंबर 1 सुन रहा है, लेटर नंबर 1 दिल्ली से निकल गया है, और लेटर नंबर 2 जयपुर से निकला है। उस लेटर में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, मेरे प्रियतम, आई वॉन्ट टू बाय योर हाउस फॉर ₹50 लाख। काफी बार बोलते ना, अरे सर ये तो हमारी सेम पिंच वाली बात हो गई। अक्सर काफी बार दो लोग एक दूसरे की इंफॉर्मेशन हुए बिना एक दूसरे को आपस में ऑफर एक्सचेंज कर देते हैं, सुना कभी, है ना? अब यहाँ पे यही हुआ, एक तरफ इंसान कह रहा है 50 लाख में घर बेचूंगा, सेकंड पर्सन बोल रहा है 50 लाख में घर खरीदूंगी।
कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, इसे क्या कहेंगे? यहां पर अब मुझे बताओ, यहां पर मैंने जो ऑफर दिया और वहां से भी जो ऑफर आया, ये कैसे आया? क्या अगर हम एक दूसरे की नॉलेज होती, अगर हमें ऑफर की नॉलेज होती, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को लेटर भेज रहे होते? टेल मी, कॉमन सेंस बताओ मुझे, बोलो बोलो बोलो। क्या अगर हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होता कि वो लेटर लिख रहा है लिख रही है, हम कभी भेजते दूसरे को? वेट करता ना सामने पर्सन। तो व्हाट इज दिस का मतलब क्या हुआ? इसलिए पढ़ो ध्यान से क्या मतलब होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, सुनना ध्यान से। कहता भैया सिंपल सी बात, व्हेन टू मतलब दो, दो ऑफर, ये दोनों ऑफर हैं, मेरा ऑफर इसका ऑफर, ठीक है। व्हेन टू आइडेंटिकल मतलब सेम ऑफर। तो व्हाई आई एम सेइंग आइडेंटिकल मतलब, लिसन टू मी गाइस, व्हाई आई एम सेइंग दिस आइडेंटिकल मतलब क्या है बेटा? अमाउंट और ऑब्जेक्ट, अमाउंट और ऑब्जेक्ट दोनों की सेम मिलेगी। कभी भी अगर आपको दो लोगों की साइड से ऑफर दिख रहा हो और वहां पे अमाउंट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, याद रखना मेरे भाई, उसे कहा जाता है आइडेंटिकल ऑफर्स। तो क्या बोला? जब दो आइडेंटिकल ऑफर आपस में एक्सचेंज हो रहे हो, इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर, एक दूसरे की ऑफर की नॉलेज हुए बिना, तो ऐसे ऑफर को बेटा क्रॉस ऑफर कहा जाता है। मतलब मेरा ऑफर और उसका ऑफर दोनों कहलाएंगे क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर। बट मेरी कहानी है खत्म नहीं होती है। अब मैं पूछूंगा क्वेश्चन, रिप्लाई करना एग्जाम में पूछता आपसे, पूछू। एग्जामिनर का पहला प्रश्न सुनो ध्यान से, बात को सुनोगे? अब बताता हूं, जवाब दो बेटा। क्या यहां पर जो दो ऑफर आपस में एक्सचेंज हुए, क्या हम दोनों एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या मेरा क्वेश्चन बताओ। क्या छुई मुई मेरा ऑफर और मैं छुई मुई का ऑफर एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या? टेल मी। हाँ जी, बोलो बोलो, जोश से बोलो। श्रवण, हाँ जी बोलो। टेल मी अविनाश, गुड आफ्टरनून बेटा। नहीं नहीं। अच्छा श्रवण कह रहा है यस, प्रकाश कह रहा है हाँ हाँ हाँ, जानवी यस, गेमर एक्स हाँ, दिव्या हाँ, अच्छा अब आएगा मजा। अब पढ़ेंगे चाटे 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 चाटे। सुनो ध्यान से नालायक को, पॉइंट सुनो ध्यान से। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, एक कॉमन सी बात बताओ मुझे, अगर इस ऐसे ऑफर को ये एक्सेप्ट कर ले, इसके को ये कर ले, इसे बोलते हैं म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। नालायक को, एक ही केस के अंदर यही पर्सन प्रोमिसर, यही पर्सन प्रोमिसी बन गया, सेम ये भी प्रोमिसर प्रोमिसी बन गई। पॉसिबल है क्या कि सेम व्यक्ति प्रोमिसर भी हो प्रोमिसी भी हो? हाँ, मैंने खुद को ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। घर घर खरीदेगा, हाँ खरीद लूंगा, ऐसा खुद ही बोलूं मैं खुद को? टेल मी। नहीं। तो इसलिए लो ने क्या बोला? लो ने बोला भैया म्यूचुअल एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस इज इनवैलिड इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर। क्या बोला? सुनो सुनो, अरे भैया तू पीछे वाला था, सुनो सुनो, यहाँ पे आओ। हाँ, क्या बोला? म्यूचुअल एक्सेप्टेंस इज इनवैलिड इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर। याद रहेगी बात। क्यों? समझ में? क्यों? क्योंकि सेम टाइम पर एक पर्सन प्रोमिसर भी है, प्रोमिसी बन जाएगा। क्या पॉसिबल है क्या भाई? नहीं है। हाँ, मैं शादी करूंगा, हाँ किससे? खुद से कर लूं? टेल मी नलायक को, खुद से कर लूं? वेरी गुड दिव्या, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ प्रकाश, मैंने तो नो कहा था। प्रकाश, मैंने उनके लिए रिप्लाई किया जिन्होंने यस कहा था। हाँ अच्छा चलो, तो मीनिंग क्या बना बताओ बेटा तुम? बेटा प्रकाश अच्छे प्यारे बच्चे हो, है ना? दिस इज फॉर यू बेटा, ले टिन टिन टिन, है ना? अब सुनो, तो वर्ड क्या बोलूंगा, लिखो। ये है मेन पॉइंट। एग्जामिनर इस पे नहीं पूछता, इन पे पूछता है क्वेश्चन, नीचे वालों पे। लिखो कौन सा पॉइंट बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 लिखो, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस इज वैलिड और इनवैलिड। क्या बोलूं? म्यूचुअल एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ क्रॉस ओवर वैलिड होगी इनवैलिड होगी? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, इज इनवैलिड, ये वैलिड मानी नहीं जाएगी। बोलो क्लियर है पॉइंट? ओके, अगला प्रश्न है ना। हाँ सर, मेरा मतलब था मिस ने अपना घर में मिस्टर को बेच रही है बेटा। अच्छा श्रवण, वो नालायक, तू तो नया वाला पॉइंट बोलते हैं, जस्टिफिकेशन दे रहा है, मैं नहीं मानूंगा। सुनो, इस केस की रिगार्डिंग मुझे नालायक मैंने तुमसे, ठीक है? आओ अगला बताओ, क्या दोनों ऑफर, फिर क्या होगा इन ऑफर का? इन दोनों ऑफर को क्या ट्रीट किया जाएगा बताओ? क्या इन्हें कंटिन्यू मानोगे, कैंसिल मानोगे? बताओ। ये वर्ड ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं मैं। ये वर्ड इस वाले ऑफर का सबसे इंपोर्टेंट वर्ड है बेटा। आप दो शब्द सीखते हो, कैंसिलेशन और रिजेक्शन। जिनको ये लगता है ना कैंसिलेशन रिजेक्शन सेम होता है, आंसर इज नो गाइस। तुम्हारा शब्द तुम्हें सीखना रिक्वायर्ड है। रिजेक्शन होता है काउंटर ऑफर में, क्रॉस में होता है कैंसिलेशन।
तो इन दोनों को आयुष बेटा रेमिशन नहीं बोलते, रेमिट बोलते हैं, वापस लेने को बोलते हैं रेमिट, रिमेंबर? हाँ ना, ऐसे नहीं बोल रहा, हाँ रेसिशन होता है वो, कैंसिलेशन, रिमेंबर? टेल मी गाइस, दोनों ऑफर का फिर क्या कहलाएगा? म्यूचुअल एक्सेप्ट हो नहीं सकते, है ना? तो क्या मानोगे? तो लिखो बोथ दी ऑफर, क्या बोलेंगे? बोथ दी ऑफर, इन दोनों ऑफर को, ऑफर इज ट्रीटेड एज कैंसिल, क्या बोलेंगे? ट्रीटेड एज कैंसिल। तो याद रखना, एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, लिख लो इसके ऊपर। दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर बोथ द ऑफर विल बी ट्रीटेड एज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पूछूं मैं आपसे? अच्छा पूछता हूं, चलो बताओ। इन केस ऑफ, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है बेटा, इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर, लो क्वेश्चन देता हूं, इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर, ऑप्शन नंबर, both the offers, both the offers, both the offers, ऑप्शन ए लिखो, ऑप्शन ए इज म्यूचुअली एक्सेप्टेड, दोनों को आपस में एक्सेप्ट कर लोगे। ऑप्शन बी, both the options ऑफर आर, लिख रहा हूं, voidable। ऑप्शन सी, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। ऑप्शन डी, कैंसिल। बताओ बेटा कौन सा आंसर आएगा? एबीसीडी। अब आएगा मजा, अब अगर रिप्लाई सही आया तभी मजा आएगा। वेरी गुड, मैं दिल खुश करने लगा तुमने, सबने रिप्लाई एकदम सही दिया। तुमने चीज चेक करी, एक चीज चेक करी, अगर तुम्हें लो समझ में आता ना भाई, तुम्हारा आंसर जिंदगी में कभी गलत हो ही नहीं सकता। इस बार भी 94, 96, 98 तक नंबर आए बच्चों के, है ना? लो के अंदर समझो ध्यान से, कितनी खुशी मिलती है ना? तो पॉइंट क्या है, समझो ध्यान से बात को, क्या वर्ड क्या बोल रहा हूं? ऑलवेज क्या आंसर आएगा इसका? म्यूचुअल एक्सेप्ट होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर इज कैंसिल्ड। समझ में आ गया गाइस? डन है गाइस? ओके, क्लियर है? तो ये पार्ट था क्रॉस ऑफर के रिगार्डिंग। तो कैंसिलेशन वाला वर्ड याद रखना। दूसरा वर्ड है अपना वर्ड कि म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। मीनिंग क्लियर है? तो दो पार्ट, तीन का क्लियर हो गया, तीनों क्लियर हो गए? चलो चलो चलो, है ना? डन 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 डन, ये हो गया हमारे पास। तो क्रॉस में दो बातें सीखी हम लोगों ने, याद रखना। क्रॉस ऑफर कौन से होते हैं, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड बोला मैंने कि सर इन्हें नॉट म्यूचुअली एक्सेप्टेड, नॉट म्यूचुअली एक्सेप्टेड। तीसरा वर्ड बोला बोथ ऑफर टर्म्ड एज कैंसिल्ड, उन्हें कैंसिल बोला जाता है। और कैंसिलेशन को बोलता है, लिख लो, रेसिशन, RESCISSION। रेमिशन अलग से, रेसिशन बोलते हैं कैंसिलेशन को बेटा। रेमिशन वापस लेने को बोलते हैं, है ना? है ना बेटा? आज का टाइम मेरा हो गया, मुझे लगता है ये दो पार्ट है मुझे। अब देखो सुनो, नेक्स्ट क्लास में इन दोनों का पार्ट, क्योंकि ये को ध्यान रखना, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, काउंटर ऑफर वाला पार्ट। तो दो टाइप कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, प्लस में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में अपना कौन सा पार्ट, लिखो, लीगल रूल। हाँ लीगल पढ़ाओगे, हाँ। तो लीगल रूल्स ऑफ ऑफर विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। और ना सिर्फ उतना करेंगे, बल्कि हम लोग अपने पास में एक्सेप्टेंस का चैप्टर भी चालू कर देंगे। खत्म होते ही एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर भी चालू कर दूंगा बेटा। तो सी द नेक्स्ट क्लास गाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, श्रवण बेटा ऑफिस में फोन कर लिया ना, हाँ ओके। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गाना गाओ, जाओ, कौन सा गाना? गाना गाएं? हाँ गाएं। गोइंग, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, और परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, टेक केयर, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीनशॉट लेना है किसका? ले ले बेटा स्क्रीनशॉट ले, किसका जाना नहीं, सबका लेना है, इसका लेना है खाली, आगे भी लेना, ले दिखाता हूँ। इन्होंने ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका हो गया, आगे चलो, लो आगे देख लो, इसका भी हो गया, डन, ओके, इसका हो गया, चलो इसका भी हो गया, इसका भी हो गया ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। क्लास बाद में देख ले लेना स्क्रीन, ना लाइक, कैसी बातें करते हो, है ना? जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय श्री राम, वेलकम।